Good morning, students. Now I am going to start the next chapter of partnership, that is reconstitution of partnership. After completing the fundamentals of partnership, now it becomes quite easy for you guys to understand the terms and all. So this is the chapter which will deal us in the reconstitution of partnership due to admission of new partner. नया पार्टनर के आने के साथ ही हमारे अकाउंटिंग में बहुत सारे बदलाव होते हैं, हमारे पार्टनरशिप में बहुत सारे बदलाव होते हैं और उन बदलाव की स्टडी करने के लिए उनको कैसे हमें हैंडल करना है, वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर. तो सबसे पहले रिकंस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? व्हाट डज दैट रिकंस्टिट्यूशन वर्ड मीन्स? रिकंस्टिट्यूशन मीन्स टू रिप्लेस द ओल्ड इस्टेब्लिशमेंट विद द न्यू वन. कोई भी पुरानी इस्टेब्लिशमेंट है जो काफ़ी समय से चली आ रही है, उसको नए किसी ऑप्शन से रिप्लेस करने को हम लोग रिकंस्टिट्यूशन कहते हैं. इसी तरीके से हम लोग पार्टनरशिप में कैसे रिकंस्टिट्यूट करते हैं, तो हम जो हमारी ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप है उसको हम लोग डिसॉल्व करते हैं और नई पार्टनरशिप अग्रीमेंट लॉन्च करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं. इट मे पॉसिबल दैट PSR इज चेंज्ड. पार्टनरशिप डीड को रिकंस्टिट्यूट करने के लिए कई बार सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव ही हमारे लिए काफ़ी होता है. कई बार हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव करना पड़ता है. रिकंस्टिट्यूशन पार्टनरशिप का मतलब ये भी होता है. रिकंस्टिट्यूशन कैन ओनली हैपन विद द कंसेंट ऑफ ऑल. इफ ऑल पार्टनर्स आर नॉट रेडी, देन वी मे फाउंड इट ट्रबल in reconstituting our partnership. At last it can be said that if any change in partnership deed agreement took place, then that will amount to reconstitution. किसी भी प्रकार का बदलाव होता है अगर हमारे पार्टनरशिप में और हमारी पार्टनरशिप उस बदलाव के बाद भी कंटिन्यू करती है तो हम लोग उसको रिकंस्टिट्यूशन कहते हैं. अब किन किन वजहों से हमारा रिकंस्टिट्यूशन हो सकता है? तो on changing profit sharing ratio, we know that profit is the primary requirement of any business. The first thing which any business need to get anything, profit हर बिजनेस का मूल होता है. बिजनेस करने का जो मकसद, बहुत सारे मकसद हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे पहला मकसद होता है वो होता है प्रॉफिट अर्न करना. तो प्रॉफिट से रिलेटेड अगर कोई बदलाव हो रहा है तो एक इम्पॉर्टेंट बदलाव है और इस बदलाव की वजह से हमारा पार्टनरशिप रिकंस्टिट्यूट हो सकता है. और एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, नया पार्टनर हमारी पार्टनरशिप में जुड़ रहा है. अब हमारे प्रॉफिट में जो हिस्सा अभी तक एग्जिस्टिंग पार्टनर करते थे, ओल्ड पार्टनर्स, अब नया पार्टनर भी उसमें से हिस्सा लेगा. तो उन लोगों की शेयर में डिफरेंस चेंजेस आएंगे. उनके शेयर में चेंजेस आने की वजह से हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलेगा और फिर हमें रिकंस्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी. और इसी प्रकार रिटायरमेंट में जब कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर, 3 पार्टनर थे, अभी एक चला गया तो सिर्फ 2 पार्टनर बचे हैं, तो जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो सिर्फ 2 पार्टनर बांटेंगे. तो बहुत सारे बदलाव होते हैं यहाँ भी. इन सारी परिस्थितियों में कुछ कॉमन बदलाव होते हैं जिनका हमें पता चलेगा आगे चैप्टर्स में. हमको जैसे शुरू के चैप्टर्स हैं जिसमें एडमिशन में हमें थोड़ी सी ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन बहुत सारे कॉमन टॉपिक्स हैं जो हमें रिटायरमेंट और डेथ में आसान हो जाएगा हमारे लिए. अगर हम लोग एडमिशन, ये जो चैप्टर है इसको हम लोग अगर ध्यान से पढ़ें तो आने वाले चैप्टर हमारे लिए आसान होने वाले हैं. एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, कोई नया पार्टनर हमारे यहाँ आता है, इसके बारे में हमारे पार्टनरशिप एक्ट 1932 का क्या मानना है कि एक नया पार्टनर हमारे यहाँ तभी एडमिट हो सकता है हमारे बिजनेस में जब सभी पार्टनर्स राजी हों, या फिर हमारे डीड में ऐसा कुछ लिखा हो कि कोई एक पार्टनर को हम लोगों ने रिस्पॉन्सिबल बना दिया है कि ये पार्टनर हमारे यहाँ एडमिशन का डिसीजन लेगा, तो फिर वो ले सकता है. अदरवाइज ऑल पार्टनर्स कंसेंट इज नेसेसरी. अगर कोई नया पार्टनर हमारी फर्म में आता है तो कौन कौन से राइट्स मिलते हैं उसको, ये जानना ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि वी आर इन द एज वेयर इन आवर बोर्ड एग्जाम्स 20 marks of objective type questions are going to come. We are going to face those 20 question, और उन सारे क्वेश्चन को प्रिपेयर करने के लिए यू हैव टू बी थियोरेटिकली स्ट्रांग. और सिर्फ उनके लिए, मार्क्स के लिए नहीं, ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियरेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्लियरेंस के लिए बहुत ज़रूरी है. एंड इन योर प्रॉब्लम सॉल्विंग
दे आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से अधिकार मिलते हैं आने वाले पार्टनर को। राइट टू शेयर द एसेट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जो हमारा पार्टनर आएगा आते ही उस दिन हमारी पार्टनरशिप फर्म के पास कितने मार्केट वैल्यू के एसेट्स हैं, उन सारे एसेट्स में हमारे न्यू पार्टनर को शेयर मिल जाएगा उसी दिन। उसके बाद भविष्य में होने वाले प्रॉफिट के में भी शेयर लेने का अधिकार उसको दिया जाता है, जो नया पार्टनर हमारे यहाँ हमारी फर्म में आएगा। तो ये 2 अधिकार मिलते हैं हमारे न्यूली एडमिटेड पार्टनर्स को। और न्यू पार्टनर को रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी कुछ होती हैं, उनको कुछ चीज़ें कंट्रीब्यूट करनी पड़ती है, जैसे अमाउंट लेके आना पड़ता है उनको फाइनेंशियल हेल्प के लिए। दैट इज द बेसिक रीजन, दैट इज वन ऑफ सेवरल बेसिक रीजंस व्हाई वी आर एडमिटिंग अ न्यू पार्टनर। एक नए पार्टनर को बिजनेस में लाने के लिए बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उन सभी कारणों में से ये भी एक महत्वपूर्ण कारण होता है कि हो सकता है हमें कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत हो, तो हम नया पार्टनर ले आते हैं। कैपिटल ले आता है पार्टनर, और दूसरा अमाउंट है गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। अब कैपिटल लाता है वो किस लिए, तो वो जो हमें पहला अधिकार जो हम उस पार्टनर को देते हैं एसेट्स में शेयर पाने का, उस अधिकार को पाने के लिए उसको कैपिटल लाना होता है, और हमारे फ्यूचर प्रॉफिट में शेयर पाने के लिए उसे प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आना होता है। और यहीं पे एक क्वेश्चन आता है कि इज दैट कंपल्सरी फॉर अ न्यू पार्टनर टू ब्रिंग बोथ अमाउंट्स? इज दैट व्हाट यू थिंक? I want you guys to prepare notes of every slide, and I want the answer of this question in your notebook. Guys, teachers are working a lot, and I don't know whether you guys are working or not. Don't waste our effort. I know you guys are working. You must be working. I have faith in you guys. So keep working, and send me the pic of your notebook if you guys have done that question. Let us discuss that question too, कि कंपलसरी होता है या नहीं। तो मैं बताता हूँ आपको कि ये कंपलसरी पार्ट ऑफ द अमाउंट होता है, दोनों अमाउंट। अगर वो सिर्फ कैपिटल लेके आएगा तो वो फ्यूचर प्रॉफिट पाने का अधिकारी नहीं होगा, और अगर वो सिर्फ प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएगा तो हाउ विल ही शेयर द एसेट ऑफ फर्म। तो दोनों राइट्स पाने के लिए इनको दोनों अमाउंट लेकर आना जरूरी है। सो राइट द आंसर इन योर ओन वर्ड, एंड यू कैन यूज द माई एक्सप्लेनेशन और योर बुक, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर बुक। इस चैप्टर में किन किन प्रमुख बिंदुओं पे हमें ध्यान देना है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन रहा है उसके बारे में बात करनी है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, नया पार्टनर को प्रॉफिट देने के लिए, उसका शेयर देने के लिए हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर, ओल्ड पार्टनर जो है वो कुछ सैक्रिफाइस करेंगे, उनको अपने प्रॉफिट शेयर से कुछ शेयर निकाल कर देना पड़ेगा। तो वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ सकता है हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दिस कैन वेरी क्वेश्चन वाइज। वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, जैसा मैंने बताया कि उसको गुडविल का अमाउंट लेके आना होता है, तो कई बार हमें क्वेश्चन में गुडविल दिया रहेगा, कई बार हमें गुडविल कैलकुलेट करने के लिए बोला जा सकता है, और कई बार गुडविल हमें एडजस्ट करना पड़ सकता है। तो गुडविल के साथ जुड़ी हुई सारी कंडीशन, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन वी विल डिस्कस इन अ स्पेशल वीडियो मेड ऑन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल ओनली। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, हमारा पार्टनर एंटर कर रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि कितने एसेट्स का मैं हिस्सेदार हूँ, कितनी लायबिलिटीज को मुझे हिस्सा मिल रहा है, ये सारी चीज़ों के बारे में एट द करेंट मार्केट रेट। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जो प्रॉफिट अनडिस्ट्रीब्यूटेड है फ्रॉम पास्ट, जो कि उन ओल्ड पार्टनर्स की मेहनत का फल है, वो उन ओल्ड पार्टनर्स को मिलना चाहिए। उसमें नए पार्टनर का कोई योगदान नहीं है, इसलिए वो नए पार्टनर को आते समय ही वो सारे ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल में उनको क्रेडिट कर दिया जाता है इन देयर ओल्ड शेयर। और फिर उसके बाद अगर कभी ज़रूरत पड़े, कभी हमारे क्वेश्चन में ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि एडजस्ट द पार्टनर्स कैपिटल अकॉर्डिंगली, देन वी मे हैव टू डू द नीडेड। तो इन सारी चीज़ों पे ऐसी सिचुएशंस हमें फेस करनी पड़ सकती हैं इन कमिंग क्वेश्चंस। एक फ्लो चार्ट ये समझने के लिए कि क्या रिक्वायरमेंट है एडमिशन ऑफ पार्टनर की, और एडमिशन ऑफ पार्टनर के आने से जो बदलाव होते हैं, क्या क्या ज़रूरतें हैं। चल देखते हैं एग्जिस्टिंग पार्टनर फर्म।
एक पार्टनरशिप फॉर्म है जिसको मैंने 6 साल पहले बनाई थी, मैं और मेरा एक दोस्त ए और बी दो मिल के बनाया था। अभी 6 साल बाद हमारे पार्टनरशिप बहुत ग्रो कर गया हमारा बिजनेस, हमारी लाइबिलिटीज़ बढ़ गई, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई, और हमारी अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ गई। पहले मैं किसी एक स्टेट में बिजनेस करता था, मुझे 3 स्टेट में बिजनेस करना है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ रही हैं। अब इन बढ़ी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हैंडल करने के लिए वी नीड एक्स्ट्रा एक्सटेंडेड फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल सपोर्ट। इस फाइनेंशियल और मैनेजरियल सपोर्ट को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग नए पार्टनर्स की तलाश शुरू करते हैं, और जब योग्य पार्टनर मिलता है तो हम लोग उसे एडमिट करते हैं तो हमारा पार्टनरशिप क्या होता है, रिकंस्टिट्यूट होता है, और नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे अग्रीमेंट होता है। उस नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमारे न्यू पार्टनर का भी शेयर होता है, जिसके लिए हमारा ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करता है अपना प्रॉफिट। तो एक छोटा सा थॉट है मेरी तरफ से आप लोगों को एक क्लियर पिक्चर देने के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माई इंस्ट्रक्शंस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। आई डोंट नो वेदर यू आर गिविंग एनफ इम्पोर्टेंस टू दीज इंस्ट्रक्शंस और नॉट, लेकिन आपको देना चाहिए। इफ यू गाइज आर वर्किंग हार्ड, so we must expect something from you guys also. So चलिए start preparing notes of the running chapter. Watch the video sincerely. This will help you in having a clear concept of the topic.